आवाज सभी को सुनाई दे रही है? बराबर है? हाँ। तो मैं स्वयं अपनी पहचान करा के देता हूं। मेरा नाम है प्रोफेसर राजन गोरे। मैं आपको हिंदी, जो आपको ऑप्शनल हिंदी है, ये विषय पढ़ाने की, आपको समझा कर देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस शैक्षणिक वर्ष 2020 में मैं बड़ी देरी से आपका स्वागत कर रहा हूं। वैसे तो अध्यापन की शुरुआत और आपके अध्ययन का प्रारंभ जून महीने में ही होना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 इस भयावह महामारी के कारण छात्रों के लिए स्कूल कॉलेजेस ऑफलाइन, जैसे कि कोई क्लासरूम होता है, ब्लैक बोर्ड और चौक के जरिए मैं आपको आमने सामने रूबरू आमतौर पर होता रहता आया। लेकिन दुर्भाग्य से आपसे मुलाकात बड़ी देरी से हो रही है। फिलहाल ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए ही मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं। बड़ी विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, इसके कारण ना आपसे संपर्क हो रहा है, ना आपसे कोई परिचय हो रहा है। फिर भी आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। ये पढ़ने का तरीका, और देखते देखते आपको परीक्षाओं का सामना भी करना है। इसके पहले मैंने आपके ग्रुप पर जो पाठ्यक्रम है, आपकी भाषा में जो अभ्यासक्रम है, उसकी 2 किताबें, उसका मुखपृष्ठ और उसमें जो कहानियां और जो विविध गद्य के आयाम हैं, वो मैंने ग्रुप पर डाल दिए हैं। वो दोनों किताबें, जैसे कि अब मैं यहां दिखाऊं, ये एक किताब है गद्य के विविध आयाम, और दूसरी किताब है कथा संचयन। ये दोनों किताबें इस प्रथम सत्र के लिए आपको अभ्यास के लिए है, जो कि बहुत सारे नए नए कॉलेज के लाइब्रेरी में आपके लिए उपलब्ध है। आप तमाम सारे नियमों का, चाहे मास्क लगाना हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, सैनिटाइज करके आना हो, आपको लाइब्रेरी में ये दोनों किताबें उपलब्ध है। एक एक किताब लेकर आप घर जा सकते हो। आपकी सुविधा के लिए उसकी जेरॉक्स कॉपी निकाल सकते हो और आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। उसमें से कौन सी कहानियां, कौन से गद्य के आयाम अभ्यास के लिए है, मैंने ग्रुप पर डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, अब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि आप सभी के नाम जानना, आपसे परिचय प्राप्त करवाना। वो देर सवेर जब कभी क्लासेस शुरू होंगे तब वो काम हम पूरा करेंगे। लेकिन आपको बहुत जल्दी में मुझे आपको पढ़ाना भी है, आपको पढ़ना भी है, और तुरंत आपको परीक्षाओं का सामना भी करना है। कोरोना पैंडेमिक को छोड़ दिए तो आमतौर की सामान्य तरह से परीक्षाओं का प्रारूप अलग होता है, और अब जब कोरोना पैंडेमिक की वजह से यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मुंबई यूनिवर्सिटी
और महाराष्ट्र शासन ने परीक्षा लेने का एक अलग तरीका, एक अलग प्रारूप हमारे सामने रखा, जिसे कहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप क्लासरूम में बैठकर 20-25 पन्नों की उत्तर पत्रिका नहीं लिख सकते, इसलिए आपको घर बैठकर आपके मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इसके जरिए आपको परीक्षाएं देनी है। और ये परीक्षाएं होगी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में आपको वैसे आपकी भाषा में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि मैंने ग्रुप पर कुछ एक मिसाल के तौर पर, नमूने के तौर पर एक 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। आज जो कथा संचयन में हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उसकी पहली कहानी उसने कहा था, ये कहानी है। और उस कहानी पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी मैंने ग्रुप पर आपको सेंड किया है। दोस्तों, अब नया दौर आया है, जैसे कि हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। आप तो FYBA के छात्र हैं, 12वीं पास होकर आए हो। अब मेरी एक आपको प्रार्थना है, आप सभी के माइक जो है वो बंद कीजिए। अगर आपके माइक शुरू रहेंगे तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो आपके माइक बंद कर दीजिए। तो इस तरह से कथा संचयन में आपको करीबन इस तरह से 9 कहानियों का अभ्यास करना है। और इसमें MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि जनवरी के महीने में आपकी परीक्षा होने जा रही है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके लिए 4 पर्याय होंगे और उन चारों में से जो एक सही पर्याय होगा वो उसका उत्तर होगा, उसे टिक मार करनी है आपको। तो जहां तक हो सके मैं एक एक करके ऐसे 100 या 150 प्रश्न मैं आपको दे दूंगा। परीक्षा में क्या होगा कि 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न आपको लिखने हैं। एक प्रश्न के लिए 1.5 अंक है, 1.5, और 40 प्रश्नों के लिए अंक होंगे 60। फिर एक बार समझाता हूं, 50 प्रश्न दिए जाएंगे, 50 में से कोई भी 40 प्रश्न आप लिखेंगे। एक प्रश्न के लिए 1.5 अंक होगा, 40 प्रश्नों के लिए 60 अंक होंगे। आपको परीक्षा पास होने के लिए 20 अंकों की जरूरत है। यानी कि अब जब जूनियर कॉलेज से सीनियर कॉलेज में आते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि आपका जो पासिंग मार्किंग है, कल तक आपको 35 अंक जरूरी थे पास होने के लिए, अब यहां आपको 40 अंकों की जरूरत है पास होने के लिए। तो जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज में आते आते सबसे बड़ा फर्क अगर कोई है तो पासिंग परसेंटेज 35 से 40 हो जाता है। अब इस सत्र के लिए काफी आसान है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित, देखिए आपको मैंने ग्रुप पर दे दिया है कि निम्न में से सही पर्याय चुनकर उत्तर लिखिए। उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न है, उसने कहा था इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। उसने कहा था इस कहानी के लेखक का नाम क्या है।
4 पर्याय दिए हैं। क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख प्रेमचंद, ग यशपाल, घ मनु भंडारी। ये चारों लेखक के नाम है और उसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको उस पर टिक मार करनी है। वो बाद में कैसी परीक्षा देनी, क्या करना, उसकी एक मॉक टेस्ट होगी, आपको एक सराव परीक्षा होगी, तो आपको वो आसान हो जाएगा। उसका बहुत बड़ा टेंशन लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लगभग 100 या 150 प्रश्न मैं आपको अभ्यास के लिए दे दूंगा, उसके उत्तर भी आपको दे दूंगा। उसका आप अभ्यास करना है और अभ्यास करने के बाद परीक्षा देनी है। आमतौर पर जो परीक्षा का प्रारूप होता है वो बिल्कुल अलग होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए, संदर्भासह स्पष्टीकरण दीजिए, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 टिप्पणियां लिखिए वगैरह वगैरह। यानी कि उसमें आपको बहुत पन्ना, 1.5, 2, 3 पन्ने आपको उत्तर लिखने पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में यह सुविधा नहीं है, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो परीक्षा का प्रारूप आपकी समझ में आया। और जरूरी होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको ये बड़ा कठिन है, काफी आसान भी है और काफी कठिन भी है। क्योंकि अब इस कहानी पर, जैसे कि उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है कि ये करीबन 8 पन्नों की कहानी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एक पंक्ति पर पूछा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि उसने कहा था इस कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो उस 8 पन्नों में उसका एक एक वाक्य पर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या तैयारी करनी है कि बारीकी से उस कहानी को आपको पढ़ना होगा। बतौर मैं आपको 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा, उसके उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन आपको वो कहानी पढ़नी पड़ेगी, बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। तो अब देखिए, आज हम कथा संचयन ये संपादन किया हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई। ये जो किताब है, इस किताब की पहली कहानी जो कि इस तरह से कहानी भी मैंने आपके ग्रुप पर सेंड की है। तो ये जो उसने कहा था कहानी है 8 पन्नों की, उस 8 पन्नों की कहानी अब क्लासरूम के जैसे पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत जल्दी ये करीबन इस तरह से यहाँ 10 कहानियां और वहां दूसरी जो किताब है गद्य के विविध आयाम, इसमें इस तरह से 7 टॉपिक आपको 1 महीने में कवर करके परीक्षा का सामना करना है। तो इसलिए ये कहानियां मैं संक्षेप में पढ़ाऊंगा, उसका सार मैं आपके सामने रखूंगा ताकि पूरी कहानी आपके दिलो दिमाग पर अच्छी तरह से बैठ सके, उसे आप समझ सके और उसे समझकर परीक्षाओं का सामना कर सके। तो अब देखिए, उसने कहा था कहानी, लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था ये ऐसी कहानी है जो केवल हिंदी भाषा की ही नहीं, विश्व की तमाम सारी भाषाओं की कहानियां को हम एकत्रित करें और विश्व की तमाम सारी भाषाओं की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां अगर हम चुनेंगे तो उसमें से पहले 3 कहानियों में उसने कहा था ये कहानी का नंबर आएगा। सीधे सरल शब्दों में, विश्व की बहुचर्चित और बहुलोकप्रिय कहानियों में से, सभी भाषाओं की कहानियों में से एक कहानी आपको अभ्यास करने का संयोग प्राप्त होता है। इस कारण आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तो ऐसी एक हिंदी की ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उस कहानी को हम देखेंगे। देखिए, किताब में ही ये पहली ही कहानी है और इसी कहानी को मैंने आपको पढ़ाने का इस कारण चुना मैंने। उसने कहा था
देखिए, ये शब्द सुनते ही ढेरों सारे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में निर्माण होते हैं। उसने कहा था, किसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, किसे कहा था, कैसे कहा था, ऐसे 6-7 प्रश्न, सवाल हमारे मन में उठते हैं। उसने कहा था यानी कि किसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था। इन सारे प्रश्नों के उत्तर ही इस कहानी का सारांश है, कहानी का सार है। फिर एक बार मैं कहूंगा, आपके माइक म्यूट कर लीजिए, बंद कर दीजिए आपके माइक। अगर आप बात करते रहेंगे तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, और बहुत कम समय है हमारे लिए। तो क्या है, ये पंजाब के परिसर की कहानी है। पंजाब में जो अमृतसर नाम का एक जो शहर है, और पंजाब का अमृतसर शहर का नाम लेते ही हमारे सामने वो गोल्डन टेम्पल, वो स्वर्ण मंदिर का बहुत बड़ा एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। सिखों का वो पवित्र मंदिर, जहां गुरु नानक सिंह जी ने, अकाल तख्त ने इस स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। और आपको कभी मौका मिला पंजाब जाने का तो अमृतसर जाकर इस स्वर्ण मंदिर को जरूर भेंट कीजिए, कि हर एक धर्मीय के लिए एक जो अपना पवित्र स्थल होता है, जैसे कि इस तरह से हिंदुओं के लिए काशी है, इस्लाम के लिए हज की यात्रा है या काबा का मंदिर है, तो उसी प्रकार इन सिखों के लिए ये गोल्डन टेम्पल है। उस अमृत शहर की कहानी, पंजाबी परिवेश है, इसलिए बहुत सारी पंजाबी भाषाओं के शब्द इस कहानी में हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, कहानी वहां से शुरू होती है कि पंजाब का अमृतसर शहर, और अमृतसर शहर में तांगे बहुत चलते हैं। जैसे कि मुंबई में टैक्सी है, पूना शहर में रिक्शा है, आपके शहर में भी रिक्शाएं होगी। तो उसी प्रकार पंजाब के अमृतसर शहर में तांगे बहुत चलते हैं, क्योंकि हमें एक स्थल से दूसरे ठिकान पर जाना है तो तांगे में बैठकर जाना पड़ता है। इसी कारण कहानियों में एक तांगा चल रहा है, और तांगे वाले हर शहर में भीड़ होती है। तांगे वाला कहता है, हटो माई जी, ठहरना बाई जी, हटो बादशाह की, हट जा जीने जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा कुत्ता पैरी है, बचो खालसा जी, हटो माई जी। यानी कि उस भीड़ में से वो अपने तांगे के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, हटो बादशाह या हट जा कुत्ता प्यारी है, उसके बाद इस तरह से बचो खालसा जी, ये सारे के सारे शब्द पंजाबी भाषा के हैं। हेलो, आवाज नहीं करना है। देखिए, आपके माइक बंद कर दीजिए, और लेक्चर होने के बाद आपकी कुछ शंका होगी, प्रश्न होगी, वो पूछना है। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि यह पंजाबी भाषा के बहुत सारे शब्द आपको सुनाई देंगे, और इस कारण इस तरह से इसे सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पंजाबी भाषा के कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कहानी शुरू होती है कि एक 13-14 साल का लड़का और 13-14 साल की लड़की, सौभाग्य से दोनों भी इस शहर में अपने मामा के यहाँ आते हैं। दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, और लड़का और लड़की छोटे होने के नाते आप देखते हैं कि किसी न किसी कारणवश सौदा खरीदने के लिए छोटे बच्चों को किराना दुकान भेजा जाता है। कभी किराना दुकान में कुछ दूध लाना है, कोई इस तरह से शक्कर लानी है, चीनी लानी है, कोई दाल लानी है,
तो घर वाले छोटे बच्चों को भेजते हैं। तो उसी प्रकार ये लड़का और लड़की अपने अपने मामा के घर आए थे और घर वाले कोई छोटी मोटी चीज लाने के लिए इन्हें बाजार भेजते हैं। तो एक बार क्या होता है, ये लड़का लड़की दोनों एक साथ एक ही दुकान पर कुछ चीजें खरीदने के लिए आते हैं। इनकी उम्र बड़ी छोटी है, 12, 13, 14 साल की उम्र। और कई बार उसी एक ही दुकान पर दोनों की मुलाकात होती आई है। बार बार मुलाकात होने से थोड़े से आंखों से एक दूसरों को वो पहचानते हैं, थोड़ा सा परिचय बढ़ता है, संपर्क बढ़ता है। और बहुत दिन बीत जाने के बाद वह लड़का उस लड़की को एक सवाल पूछता है। यह सवाल पूछता है वह अपनी उस पंजाबी भाषा में। सवाल क्या है कि तेरा घर कहाँ है? वो कहता है मगरे में है। लड़की पूछती है तेरा घर कहाँ है? लड़का कहता है मांझे में। मगरा और मांझे ये उनकी गली का, मोहल्ले का। ठीक है, दोनों की जान पहचान हो गई। अब जान पहचान बढ़ते बढ़ते ये पहचान और आगे की कदम पर, सीढ़ी पर जा पहुंचती है। एक दिन लड़का उस लड़के को बड़ी साहस करके एक सवाल पूछता, वो भी पंजाबी में पूछता। देखिए, ध्यान रखिए, आवाज नहीं करना है, बात नहीं करनी है, अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। एक दिन वो लड़का बड़ी साहस करके उस लड़की को सवाल पूछता है। सवाल क्या है? पंजाबी भाषा में, तेरी कुड़माई हुई। पंजाबी भाषा में क्या पूछता है? तेरी कुड़माई हुई। अब कुड़माई शब्द का अर्थ है सगाई। सगाई यानी कि तेरी सगाई हो गई। सवाल किसने पूछा? 12, 13, 14 साल के लड़के ने उस लड़की को सवाल पूछा कि तेरी सगाई हुई। अब आप मुझे जवाब दीजिए, लड़की का जवाब क्या होगा? लड़की क्या उत्तर देगी? लड़की का जवाब है धत तेरी की। लड़के ने सवाल पूछा तेरी कुड़माई हुई, लड़की का उत्तर धत तेरी की। धत तेरी की यानी कि चल हट जा, धत तेरी की चल हट जा। चलो, पहला डायलॉग हुआ, पहला दोनों में संवाद हुआ। लड़के ने, या आपकी भाषा में प्रेमी ने सवाल पूछा तेरी कुड़माई हुई, प्रेमी का लड़की ने जवाब दिया धत तेरी, चल हट जा। संवाद हुआ, लड़की भागकर अपने घर चली गई, लड़का अपने घर चला गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरे तीसरे दिन पुनः दोनों की उसी दुकान पर मुलाकात होती। फिर वही सीन, वही दृश्य। लड़का फिर सवाल पूछता कि तेरी कुड़माई हुई। लड़की का जवाब क्या होगा? बोलो, धत तेरी की। लड़के का वही सवाल, तेरी कुड़माई हुई। लड़की का वही जवाब, धत तेरी। यह दूसरा सीन खत्म हुआ। फिर तीसरे चौथी बार पुनः वो लड़का वही सवाल पूछता कि तेरी कुड़माई हुई, तेरी सगाई हुई। लड़की का फिर वही जवाब, धत तेरी। अब आप देखिएगा, अब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका की बात है। फिलहाल हम उन्हें प्रेमी प्रेमिका क्यों कहे, कैसे कहे? क्योंकि प्रेम करने की इनकी आयु नहीं है। क्योंकि 12, 13, 14 साल ये आयु प्रेम करने की नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रेम कहानी आगे चलकर उसको एक व्यापक रूप लेती है, उसे बहुत बड़ा, यानी कि इस तरह से वह केवल आज की आपकी युवा पीढ़ी की भाषा का प्रेम नहीं है, बल्कि ये प्रेम बड़े विस्तृत और व्यापक रूप में तब्दील होता है, परिवर्तित होता है। और ये निजी प्रेम राष्ट्र प्रेम में परिवर्तित होने की बहुत बड़ी बात लेखक चंद्रधर
शर्मा गुलेरी ने हमारे सामने रखी है। ये निजी प्रेम है, एक लड़का और लड़की का निजी प्रेम, लेकिन ये निजी प्रेम आगे चलकर एक व्यापक प्रेम में, राष्ट्र प्रेम में कैसे तब्दील होता है, इसकी बड़ी सुंदर कहानी लेखक ने बुनी हुई है। देखिए, आवाज मत कीजिएगा, घर वालों के साथ बाद में बात कीजिए, नहीं तो एक बार मैं ग्रुप से हटा दूंगा तो पुनः आप इस तरह से ये ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे। घर वालों के साथ बाद में बात कीजिएगा। देखिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं बड़ी कहानी से जद्दोजहद करके मैं कहानी आपको समझा दे रहा हूं, और आप मम्मी डैडी से क्या बात करें, बाद में बात कीजिएगा। उन्हें कोई शंका है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जूनियर कॉलेज नहीं है। क्यों आवाज आ रही है? किसकी आवाज आती है? ये जूनियर कॉलेज नहीं है, फिर भी आवाज आ रही है। तो देखिए, ये निजी प्रेम व्यापक राष्ट्र प्रेम में, देश प्रेम में कैसे तब्दील होता है। तो तेरी कुड़माई हुई, धत तेरी की, ऐसा 1 2 3 बार होता है। यानी कि उस लड़की ने लड़के के प्रेम को नकारा है। अब देखिए, यहां समय खत्म होगा 10 बजे के, थोड़ा 5 मिनट के बाद पुनः आपको इसी लिंक पर जाकर रिज्वाइन करना है। समय खत्म हुआ तो पुनः रिज्वाइन करना है। तो देखिएगा, अब उस लड़की ने लड़की के प्रेम को नकारा। प्रेम को नकारने के बाद क्या होता है कि लड़के को बड़ा दुख लगता, उसे बुरा लगता, और उसे लगता कि वह लड़की भाग गई, लड़का अपने घर आता है, घर आते ही वह एक पत्थर उठाता, कुत्ते को फेंक कर मारता, सामने वाले से गोभी सब्जी वाला आता, उससे टकरा जाता, एक कोई संत आता, उसके साथ उसकी टक्कर होती, दोनों उसे गालियां देते, घर पर आता, उसका कहीं मन नहीं लगता, उसे लगता कि इस तरह से मेरा प्रेम नाकबूल किया है, अब जीने का कोई सहारा नहीं है। और आमतौर पर आज की भाषा में जो प्रेमी लोग होते हैं, क्या करते कि प्रेम में असफल होने के बाद वे दुखी होते, मायूस होते, जिंदगी जीने के लिए अब कोई चारा नहीं है, ये समझते, और अपने आप पर अपयशी होने का, असफल होने का सिक्का लगाते। कुछ तो प्रेमी लोग खुदकुशी, आत्महत्या, सुसाइड करने की सोचते, कुछ करते भी, ये गलत है। तो उसी प्रकार ये लड़का घर पर आता, आगे चलकर इस लड़के का नाम, ये कहानी का नायक है, उसका नाम है लहना सिंह। अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा, उसने कहा था कहानी के नायक का नाम क्या है? लहना सिंह। तो आगे चलकर ये लहना सिंह है, उस कहानी के नायक का नाम है। असफल सब खुद को समझता, अब जिंदगी में जीने लायक क्या है, ऐसा वो खोजने लगता, और आमतौर पर प्रेमी प्रेम में असफल होने के बाद खुदकुशी कर लेते, सुसाइड कर लेते। लेकिन ये लहना सिंह क्या करता? घर पर आता, खाने की थाली उसे दी जाती माँ, वो खाने की थाली फेंक देता, अब उसका जी कहीं भी नहीं लग रहा है। आमतौर पर अभी मैंने कहा कि प्रेमी लोग असफल होकर खुदकुशियां करते, लेकिन लहना सिंह दूर की सोचता। अब मेरे जिंदगी में भले ही जीने लायक कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सोचता क्यों ना मैं सेना में भर्ती हो जाऊं और राष्ट्र के लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर सकूं। अच्छी सोच है। और यह लहना सिंह सेना में भर्ती होता, सेना में भर्ती होता, और सेना में भर्ती होकर सिपाही बनता। कहानी आजादी के पहले की है, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था। दूसरा महायुद्ध इस तरह से दोस्त राष्ट्र और एक और जर्मनी था। ये जर्मनी यानी कि इस तरह से हिटलर था और इटली के मुसोलिनी, इन दोनों के खिलाफ इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये 2 राष्ट्रों के बीच में ये दूसरा महायुद्ध हुआ। इतिहास में आपको ज्ञात है। हिंदुस्तान तब तक आजाद भी नहीं हुआ था।
हमारी सेना को किस ओर से लड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड का राज हिंदुस्तान पर होने के कारण इंग्लैंड ने कई हिंदुस्तानियों की फौज निर्माण की थी और जोर जबरदस्ती से दूसरे महायुद्ध में हमारे कोई हिस्सा न होने के बावजूद भी हिंदुस्तानी सेना को इंग्लैंड की ओर से जर्मनी और हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ लड़ना पड़ा। ओके, तो लहना सिंह फौज में भर्ती हो गए और ये बहुत अच्छी सकारात्मक बात है आज के युवा पीढ़ी के लिए कि प्रेम कहानी में हम भले असफल हो जाए लेकिन प्रेम ही जीवन का सब कुछ नहीं है। तो दूसरे ऐसे कई मार्ग है, कई तरीके हैं कि जिसको अपनाकर हम समाज की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो ऐसा सोचकर लहना सिंह सेना में भर्ती हुआ। उस वक्त जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, दूसरे महायुद्ध का एक छोटा सा हिस्सा। और लहना सिंह सेना में भर्ती होकर क्या करता है कि जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से लड़ने पर मोर्चे पर चला गया। यह लड़ाई बड़ी अजीबोगरीब थी और इस तरह से लहना सिंह के साथ साथ और कई सेना सैनिक हैं जिनके नामों में एक हजारा सिंह है, एक बोधा सिंह है, एक वजीरा सिंह है और ये सब मिलकर एक खंदक में जर्मनी की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। लड़ाई का दृश्य जारी है। अब ये लड़ाई हो रही है, इधर से गोले छूट रहे हैं, इधर से गोले आ रहे हैं, बंदूकों की इस तरह से भरमार चल रही है, कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, कोई अपने को बचाकर उस खंदक में छिपा रहा है, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं है, वो युद्ध का एक दृश्य आम है। और बोधा इस तरह से लहना सिंह अपनी जान की बाजी लगाकर वह अपने देश के लिए उस दुश्मनों पर इस तरह से टूट पड़ा है। ये इस तरह से युद्ध का आम दृश्य। ओके, ये युद्ध चल रहा है और युद्ध के बाद एक होता है कि इस तरह से साल में ऐसी सिपाहियों को छुट्टी होती है और छुट्टी के दिन पर ये सारे लोग सीमा पर से अपने अपने गांव लौट कर आते हैं। उसी प्रकार अब लहना सिंह की छुट्टी हो गई और लहना सिंह 2-3 महीने के लिए अपने गांव आया। 2-3 महीने के बाद साल में इतनी छुट्टी होती है, पुनः एक बार उन्हें अपने मोर्चे पर लड़ने के लिए जाना है। अब की बार लहना सिंह गांव आया था और पुनः उसे आदेश आया कि मोर्चे पर चलो हाजिर हो जाओ। आदेश मिलता है और फिर ये सेना के लोग क्या होते हैं, एक गांव के होंगे तो आसपास के गांव के होंगे तो सब मिलकर एक रेलगाड़ी पकड़ेंगे और रेलगाड़ी पकड़कर बॉर्डर पर चले जाएंगे। तो अब की बार लहना सिंह के साथ उसके कुछ साथीदार थे। एक हजारा सिंह था, एक बोधा सिंह था, एक वजीरा सिंह था और चौथा लहना सिंह। ये चारों मिलकर रेल में बैठकर मोर्चे पर जाने वाले। तो अपने गांव से लहना सिंह हजारा सिंह के गांव आता, चलो भाई अभी चलना है, फला फला समय की रेलगाड़ी है। उसके घर आया और उसके घर आने के बाद हजारा सिंह कहता आओ बैठक में तो बैठो, चाय वाय पी लो, फिर हम निकलेंगे। तो घर के अंदर से एक आवाज आती, धत तेरी की, क्या मुझे पहचाना? आवाज क्या आई? धत तेरी की, क्या मुझे पहचाना? तब एकाएक लहना सिंह को वो कहानी याद आती और उस वक्त लहना सिंह बड़े अच्छे शब्दों में कहता कि पाए लागो भौजाई सुबेदारनी। क्या कहता है? पाए लागो भौजाई सुबेदारनी। कि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करता हूं भौजाई, क्योंकि अब वो सुबेदारनी क्या हो गई कि हजारा सिंह की पत्नी हो गई और हजारा सिंह अब क्या है, लहना सिंह का इस तरह से अपना साथीदार है युद्ध में लड़ने के लिए।
तो देखिए यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आता है और इस तरह से वह उसे पहचानता और पाए लागो भौजाई कहता। और हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह और लहना सिंह, ये तीनों मिलकर अब घर से विदाई लेने वाले हैं और घर छोड़कर सीमा पर मोर्चे पर लड़ाई के लिए जाने वाले हैं। तब सूबेदारनी बाहर आती, आंचल में मुंह ढककर वो कहती कि देखिए लहना सिंह जी, कि मेरे पति आपके साथ लड़ाई के लिए मोर्चे पर है, एक बेटा बोधा सिंह मोर्चे पर लड़ाई कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से, इसके पहले बोधा सिंह के पहले मेरे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे पति के साथ सेना में थे, तीनों बच्चे इस दुश्मन ने मार दिए, अब मेरा अकेला ही बेटा बचा है बोधा सिंह। तुम मेरे सुहाग की और मेरे बेटे की रक्षा करना। तुम मेरे सुहाग यानी कि मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना। उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा। फिर ये मोर्चे पर दाखिल हो जाते, जंग शुरू हो जाती, युद्ध छिड़ जाता, दोनों में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में घमासान युद्ध होता। और उस वक्त एक लप्टन साहब नाम का आदमी है जो नकली भेष बदलकर इन हिंदुस्तानी या इंग्लैंड की फौज में भर्ती हो जाता। और तब आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, तो हाँ, चलो देखिए, तो अब मोर्चे पर युद्ध शुरू हो जाता और एक लप्टन साहब का पात्र आता है कि जो जर्मनी की से कैप्टन है, वो भेष बदलकर इन लहना सिंह की यानी कि उनके दुश्मन की सेना में घुस आता और उनको गलत रास्ता दिखाकर उनको बम से उड़ाने का दांवपेच बनाता, षड्यंत्र बनाता, कपट बनाता। और लहना सिंह बड़ी चतुरता से उस नकली लप्टन साहब को पहचानता। वो बम से उनका शिविर उड़ा देने वाला था। लहना सिंह उसे पहचानता है। उसी वक्त तो बोधा सिंह बुरी तरह से बीमार है, उसे बुखार आया, उसके बदले में वो उसकी ड्यूटी कर रहा है। बोधा सिंह को दूसरी जगह ले पहुंचाता, हजारा सिंह को बाहर भेजता और खुद लप्टन साहब से लोहा लेता, उसे बंदूक के दस्ते से उसके दिमाग पर मारता, मस्तक पर मारता और वो बेसुध होकर गिर पड़ता। इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से लप्टन साहब को मार गिराता और आने वाला जो संकट था, जिस संकट से वह इंग्लैंड की या हिंदुस्तान की सेना मौत के मुंह में जा टपकने वाली थी, उससे वो बचाता। अब यहाँ लप्टन साहब को माथे पर, मस्तक पर बंदूक का दस्ता मारकर उसे तो बेसुध किया। बोधा सिंह हजारा सिंह को दूर वो भेज देता, उनकी जान बचाता। उसने जो बम यहां वहां रखे थे लप्टन साहब ने, वो सारे इकट्ठा करता, बाहर फेंक देता, सारी सेना का, अपने शिविर का वो बचाव करता, रक्षा करता। लेकिन इतने सारे थोड़े से समय के बाद जो मूर्छित होकर नकली लप्टन साहब गिर पड़ा था, उसे होश आता और उसके जेब में जो बंदूक थी वो बंदूक निकालता लप्टन साहब, और वह बंदूक वो लहना सिंह पर चला था। 2-3 गोलियां उसे लगती।
लहना सिंह भी अपनी बंदूक निकालता और एक ही निशाने में लेफ्टिनेंट साहब को मार गिरा। 2-3 गोलियां लगने के बाद लहना सिंह मूर्छित होकर गिर पड़ा है। और बाद में सारी सेना आती, उसे उठाती, एम्बुलेंस में उसे भर्ती कर दिया जाता अस्पताल में। इतने सारे सेनाओं की वो जान बचाता। उसने कहा था इसलिए हजारा सिंह, बोधा सिंह की भी जान बचाता। और एक दिन खबर आती है कि बक्कल नंबर 77 जमादार लहना सिंह इस दुनिया से चल बसा। कहानी वहीं पर खत्म। तो उसने कहा था इसलिए ये लहना सिंह अपनी जान की बाजी लगाकर इस तरह से हजारा सिंह और उसके हजारा सिंह के बेटे बोधा सिंह की जान बचाता। राष्ट्र प्रेम में वो अपना नाम ऊंचा करता और देश प्रेम की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने रखता। तो वहां पर यह कहानी खत्म होती है। जैसे कि मैंने अब 2 मिनट में ही आपका दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा। मैंने 6 प्रश्न आपको निकाल कर दिए हैं कि जैसे उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। पर्याय आपको दिए जाएंगे बोधा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, चंद्रधर शर्मा। सही उत्तर क्या होगा? लहना सिंह। तीसरा प्रश्न दिया है बचो खालसा जी हट जा पुत्ता प्यारिये, ये किस भाषा की शब्दावली है? पर्याय है हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा पंजाबी, चौथा पर्याय मराठी। तो सही उत्तर क्या होगा? पंजाबी। फिर आगे का प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल कौन पूछता है? पर्याय है एक पिता, दूसरा माता, तीसरा लड़की, चौथा लड़का। उत्तर क्या होगा? लड़का। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसकी सारी सूची मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाने के बाद उसके उत्तर के सहित आपको दे दूंगा। तो आप बताइए आपको कोई प्रश्न है? हेलो, आपको कोई प्रश्न है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। तो इसके बाद आपका दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा, बराबर है? तो मैं आपसे विदा लेता हूं। चलो बाय। ओके।